अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। शेयर्स के कैश वाले भी कर लिए, बोनस शेयर्स भी कर लिए, और कुछ आपको एमसीक्यूज के लिए टाइप्स ऑफ कैपिटल भी बताई थी। ऑर्डिनरी डिविडेंड, ऑर्डिनरी डिविडेंड सोल डेटर में ड्राइंग्स क्या होती हैं? जब ओनर बिजनेस से ड्रॉ करता है अपने लिए सैलरी, वैसे चलो वैसे ड्राइंग्स है, तो क्या बिजनेस से वो उधार ले रहा होता है? नहीं, बिजनेस का एहसान है ओनर पे कि ओनर अगर कोई ड्रॉ कर लेता है, फिर क्यों ड्रॉ कर रहा है ओनर? ओनर का हक है, तो वो जो हक है वो तो उसने खुद पैसा लगाया था, तो वो अपना पैसा वापस निकाल रहा होता है। फिर ड्राइंग्स क्या है? जो बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया होता है उस प्रॉफिट पे ओनर का हक होता है, तो उसमें से वो ड्रॉ करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। कंपनी में ओनर्स तो बिजनेस चला नहीं रहे, थोड़े से लोग हैं उनमें से जो चला रहे हैं, तो जो ओनर्स हैं उनको भी हिस्सा चाहिए अपने प्रॉफिट्स में से, तो उस हिस्से को डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। जी जी, हाँ, बोनस शेयर वाली बात खत्म हो गई। हाँ, तो वही आ जाए ना, वो मैंने कहा था डिविडेंड पढ़ा के बताऊंगा, तो वो बोनस शेयर वाली बात खत्म कर दी। ये डिविडेंड में पढ़ाऊंगा। मैंने बोनस डिविडेंड की एंट्री की जगह छोड़ी थी बस। हाँ, तो वो जगह छोड़ी रहने अभी। मैंने आपको इक्विटी की ट्रांजैक्शंस बतानी शुरू की थी। नंबर 2 लिखा था मैंने, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, उसमें बोनस डिविडेंड की एंट्री की जगह छोड़ी थी, तो वो बस छोड़ी हुई है, अभी भी छोड़ी हुई है। अब ये एक अलग हेडिंग दे दी मैंने, ऑर्डिनरी डिविडेंड। डिविडेंड होता है ओनर्स को प्रॉफिट का बांटना, यानी रिटेन्ड अर्निंग्स का बांटना। प्रॉफिट्स बांटना ओनर्स को। अच्छा, जो प्रॉफिट्स बांटना है ये कैश की शक्ल में भी हो सकता है। अगर कैश की शक्ल में बांटा जा रहा हो तो उसको कहते हैं कैश डिविडेंड। और अगर कंपनी की मैनेजमेंट ने ओनर्स को देखें, जो बिजनेस हर साल नेट प्रॉफिट कमा रहा है उसमें ओनर्स का हक है ना, तो जब ओनर्स वो अपना हक ले लेंगे, ओनर्स उन प्रॉफिट्स में से अपना हिस्सा ले लेंगे, तो कहा जाएगा कि कंपनी ने डिविडेंड बांट दिया। ओनर्स को ये हक, ओनर्स को ये डिस्ट्रीब्यूशन कैश की शक्ल में भी की जा सकती है। समझने के लिए आप समझ लें जैसे ड्राइंग्स होती हैं, ड्राइंग्स कंपनी में ड्राइंग्स नहीं होती, उस तरह की चीज डिविडेंड होती है। ओनर्स जो प्रॉफिट बिजनेस कमा रहा था उस पर हक रखते हैं, तो ओनर्स को वो पैसा दे देना पैसे की शक्ल में, वो डिविडेंड है और उसको कैश डिविडेंड कहते हैं। एक और तरीका हो सकता है कि कैश देने की बजाय मुफ्त में शेयर्स दे दें। अगर शेयर्स दे दिए मुफ्त में तो कहते हैं कि बोनस डिविडेंड दे दिया। मुफ्त में शेयर्स इश्यू करना, बोनस शेयर्स। डिविडेंड की वजह से मुफ्त में शेयर इश्यू करना, उस डिविडेंड को बोनस डिविडेंड कहते हैं। यानी वो डिविडेंड जो बोनस शेयर्स की शक्ल में दिया जा रहा है वो बोनस डिविडेंड है। वो डिविडेंड जो कैश की शक्ल में दिया जा रहा है कैश डिविडेंड। तो डिविडेंड है ओनर्स को प्रॉफिट्स का बांटना। डिविडेंड के हवाले से 3 चीजें बताने लगा हूं। एक चीज बता रहा हूं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। यानी टोटल डिविडेंड कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि कंपनी तो टोटल डिविडेंड रिकॉर्ड करेगी। डिपेंड करता है कि डिविडेंड की इंफॉर्मेशन आपको किस तरह से दी हुई है। हो सकता है डिविडेंड दिया हो परसेंटेज की शक्ल में, कि कंपनी पेड कैश डिविडेंड ऑफ 10%,
तो डिविडेंड अगर परसेंटेज की शक्ल में दिया हो तो उसकी टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, और हो सकता है डिविडेंड रुपीस पर शेयर की शक्ल में दिया, ज्यादा चांसेस के मोस्टली बल्कि होता ही ऐसे। जी जी लिखता हूँ क्या, चाय पानी मंगाऊं कोई? नहीं, अच्छा शुक्रिया। तो गुजर रहे थे ऐसे ही तो आना हुआ या? अच्छा अच्छा अच्छा। तो डिविडेंड अगर परसेंटेज है तो टोटल अमाउंट तक कैसे पहुंचे, ये परसेंटेज किसी अमाउंट पे लगानी पड़ेगी। तो डिविडेंड की परसेंटेज किस अमाउंट पे लगे, शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू रखी इसलिए थी ताकि उस पे परसेंटेज लगानी हो। तो टोटल डिविडेंड तक कैसे पहुंचे, शेयर कैपिटल पे ये परसेंटेज लगा के। अच्छा बुक्स में शेयर कैपिटल कौन सा वाला आ रहा होगा, इशूड शेयर कैपिटल या ऑथराइज्ड? इशूड। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बस वैसी एक फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है कि हमारी इतनी इजाजत है शेयर इशू करने की। असल में इशू कौन से किए हैं, इशूड शेयर कैपिटल। और पाकिस्तान में इशूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप बराबर ही होते हैं। तो जो इशूड शेयर कैपिटल है यानी अमाउंट एट द टाइम ऑफ डिविडेंड, जिस वक्त डिविडेंड दिया जा रहा है उस वक्त जो कैपिटल था उस पे लगेगी ये परसेंटेज अमाउंट पे, यानी जो शेयर कैपिटल की अमाउंट है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं अमाउंट पे, उस पे परसेंटेज लगेगी तो डिविडेंड की अमाउंट निकलेगी। और अगर डिविडेंड रुपीस पर शेयर है, लेट्स से 3 रुपए पर डिविडेंड, तो टोटल तक कैसे पहुंचे, नंबर ऑफ शेयर, यानी जो शेयर कैपिटल है अमाउंट वाली फिगर पे परसेंटेज लगानी है। और अगर रुपीस पर शेयर करके डिविडेंड है तो नंबर ऑफ शेयर्स पे ये मल्टीप्लाई कर देना है। जी नहीं तो वो फ्राइडे कुछ एक्स्ट्रा कराऊंगा, वो तो यूट्यूब वाली होगी। हाँ वो जो दान साहब भी कराते हैं वो मेरे ख्याल में यूट्यूब वाली कराते हैं। नहीं फिजिकल तो करवाते हैं लेकिन वो अवेलेबल होती है ना। एक मिनट पॉज करना, एंड तक करता हूँ डिसाइड करो, क्लास के एंड तक करता हूँ डिसाइड। कोई बात नहीं, जब जागेंगे तब सुन लेना, कोई बात नहीं। अगर डिविडेंड पर शेयर करके दिया हुआ है तो नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई, और अगर डिविडेंड परसेंटेज दिया हुआ है तो शेयर कैपिटल की अमाउंट से मल्टीप्लाई। शेयर कैपिटल एट द टाइम ऑफ डिविडेंड ही मैंने लिखा है। अगर परसेंटेज की शक्ल में डिविडेंड है तो कैपिटल की अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है, अगर डिविडेंड रुपए पर शेयर है तो नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना है। सवाल लिखें। Noted?
नोटेड? सवाल लिखें। शेयर कैपिटल एज एट 1 जनवरी 21, शेयर कैपिटल एज एट 1 जनवरी 21 3 मिलियन रुपीज, 3 मिलियन रुपए, और ब्रैकेट में लिखिए 10 रुपए ईच। ऑन 1 मार्च 2021, company paid a cash dividend of 10%, 10%. On 1 May 2021, company paid a bonus dividend of 20%, 20%. On 1 July 21, company made a right issue of 143. Company made a right issue of 143. On 30th November 21, company paid a cash dividend of 2.5 रुपए पर शेयर। 3 डिविडेंड हो गए। इन तीनों की अमाउंट बता दें। आखिरी डिविडेंड मैंने बताया है 2.5 पर शेयर, 2.5 रुपए पर शेयर। इन तीनों डिविडेंड्स की टोटल अमाउंट बता दीजिए।
हाँ जी, फर्स्ट जनवरी 21 को शेयर्स कितने? 3 लाख। 3 लाख शेयर्स हैं। शेयर्स 3 लाख है ना। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट मार्च को कैश डिविडेंड, ठीक है, जाने दे। आगे फर्स्ट मई को बोनस डिविडेंड। अच्छा, बोनस डिविडेंड बेशक डिविडेंड है, लेकिन बोनस शेयर इशू हो रहे हैं। कितने शेयर इशू हो रहे हैं? 20%, 60,000। कैपिटल हो गया 3,60,000। फिर उसके बाद राइट शेयर इशू हो रहे हैं, कितने? 1 for 3, कितने? 120,000, 480 हो गए। उसके बाद फिर कैश डिविडेंड है ना। चलो, पहला डिविडेंड कब था? 1 मार्च। ये जो कैश डिविडेंड था ये कितना था? 10%। उस वक्त कैपिटल कितना है 1 मार्च को? 3 मिलियन। 3 लाख शेयर्स हैं, परसेंटेज है तो हमने तो अमाउंट पे लगाना है, तो 3 मिलियन, 10%, 3 लाख। एक ये डिविडेंड है। फिर उसके बाद एक 1 मई को बोनस डिविडेंड है, कितना? 20%। तो आप बेशक 3 मिलियन पे 20% लगा दें, ये निकाले तो हैं बोनस शेयर्स, चाहे ऐसे कर लें। ये बात दोबारा सुने। कैश डिविडेंड पे कोई इतराज? मैं आपको ना इस चैप्टर में नंबर ऑफ शेयर्स निकालना भी प्रैक्टिस करा रहा हूं, क्योंकि IS-33 में नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हमने। 3 मिलियन कैपिटल था साल के शुरू में। अगर अमाउंट की बात करें तो 3 मिलियन रुपए है, और अगर शेयर्स देखें तो 3 लाख शेयर्स है। ये कैश डिविडेंड दिया 1 मार्च को 3 मिलियन रुपए पे 10%।
ये 3 लाख रुपए कैश डिविडेंड आ गया। फिर बोनस डिविडेंड है। बोनस डिविडेंड के टाइम पे शेयर कैपिटल कितना है? 3 मिलियन ही है। रुपए कहेंगे तो 3 मिलियन है। कितने परसेंट बोनस शेयर्स दे रहे हैं बोनस डिविडेंड? 20। तो 3 मिलियन रुपए पे 20% लगा लें, कितना? ये 6 लाख आ गया। ये बोनस डिविडेंड, बोनस डिविडेंड 3 मिलियन पे 20%। लेकिन चूंकि ये बोनस डिविडेंड है तो बोनस शेयर भी तो इशू हो रहे हैं ना। तो इस बोनस डिविडेंड, ये बोनस डिविडेंड किस शक्ल में दे रहे हैं? शेयर्स। तो शेयर्स बढ़ रहे हैं ना, या ईद मुबारक वाले शेयर्स दे रहे हैं? नहीं, असली वाले शेयर्स दे रहे हैं। तो शेयर्स और इशू हो रहे हैं। कितने शेयर्स इशू हो रहे हैं? 60,000। ये वो 60,000। अब राइट शेयर्स जब इशू होंगे 143, तो उस टाइम पे शेयर्स 3 नहीं 360 हो चुके हुए। 143 1,20,000 शेयर्स इशू हुए, टोटल 4,80,000 हो गए। अब जब 2.5 रुपए पर शेयर डिविडेंड देने लगे हैं नवंबर में, उस वक्त कितने शेयर्स हैं? 4,80,000। तो इन पे फिर वो कैश डिविडेंड देंगे। कितना? कब दे रहे हैं? कैश डिविडेंड दे रहे हैं 4,80,000 शेयर्स इंटू 2.5 रुपए, 12। ये 3 डिविडेंड्स की अमाउंट्स हैं। ये नंबर ऑफ शेयर्स इसलिए कैलकुलेट करने पड़े क्योंकि राइट शेयर्स के लिए भी नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए और आखिरी डिविडेंड के लिए भी नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, इसलिए नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना पड़ा। साल के शुरू में शेयर्स थे 3 मिलियन रुपए, मतलब शेयर्स 3 लाख, ये 3 लाख है। शेयर वाली वर्किंग इसलिए चलानी पड़ी क्योंकि 2.5 रुपए को नंबर ऑफ शेयर से करना है ना, तो इसलिए ये करना पड़ा। वरना जो दोनों कैपिटल थे 10%, 10%, 20%, वो तो अमाउंट पे लगने थे, लेकिन इसकी वजह से हमें ये भी करना पड़ा। तो मैंने नंबर ऑफ शेयर्स की भी वर्किंग कर ली और डिविडेंड्स की कैलकुलेशन ये। क्या सवाल में इस फॉर्मेट से करना है? नहीं, मैं भी फॉर्मेट पे फोकस नहीं कर रहा, मैं आपको कैलकुलेशंस के कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। फॉर्मेट कोई नहीं है ये, आप सिर्फ कैलकुलेशंस के कॉन्सेप्ट समझिए कि हम कर क्या रहे हैं। फॉर्मेट की खैर है, फॉर्मेट्स कर रहे हैं आगे। कर ले, यानी आपने अगर इसको किसी और तरीके से प्रेजेंट किया है लेकिन अमाउंट ऐसे निकाल ली, बस मेरा अभी फिलहाल फोकस ये है कि आपसे ये अमाउंट कैलकुलेट हो जाए बस। अभी मैंने किसी फॉर्मेट के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, सिर्फ कैलकुलेशंस के कॉन्सेप्ट समझें, फार्मूला समझें बस। किसी डिविडेंड की अमाउंट पे एतराज है तो बताइए जी। ट्वेंटी परसेंट किस पे लगाएं फिर? उससे शेयर कैपिटल पे क्या फर्क पड़ा? कैश डिविडेंड देने से कैपिटल पे क्या फर्क पड़ा? कोई भी नहीं पड़ा। कैश डिविडेंड बांटने से कैपिटल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। जब बोनस डिविडेंड बांट रहे थे कैपिटल उस वक्त भी 3 मिलियन ही था, उसी पे 10-20% लगा दिया। हाँ जी, डिविडेंड की अमाउंट किसी पे भी एतराज है तो बेटा पूछे। कौन सी? नंबर ऑफ शेयर्स पहले इतने थे, जब बोनस डिविडेंड बांट रहे हैं तो हाँ वो डिविडेंड है, लेकिन डिविडेंड किस शक्ल में बांट रहे हैं? शेयर्स। तो शेयर इशू कर रहे हैं ना, तो शेयर इशू कर रहे हैं तो कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। ये बढ़ गया। 60,000 कैसे? 6 लाख रुपए का डिविडेंड हम बोनस शेयर्स की शक्ल में दे रहे हैं, मतलब 60,000 शेयर्स दे रहे हैं, ये वो 60,000। फिर उसके बाद जब राइट इशू करना था 143, उस टाइम पे कैपिटल 3 लाख नहीं 360 हो चुका हुआ है, तो वो 360 पे 1/3 होगा। राइट शेयर होने के बाद अब टोटल शेयर कैपिटल अमाउंट में नहीं, शेयर में इतना है। जी दोबारा बोले। जी है, नहीं तो कैश तो नहीं दिया, ये बिल्कुल सही है बात। कैश नहीं है, शेयर्स की शक्ल में उनको डिविडेंड बांटा है।
6 लाख रुपए का डिविडेंड शेयर्स की शक्ल में बांट दिया, कैश नहीं दिया, सही बात है, कैश तो नहीं दिया। मैं भी इसकी एंट्रीज बता लूं ना, फिर दोबारा पूछना जो पूछना। क्या बात समझ नहीं आई? बहुत सारे हैं, अभी तो मैंने सिर्फ फॉर्मूले सिखाए ना, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस आगे। डिविडेंड की कैलकुलेशन काफी है इसमें। डिविडेंड कैलकुलेट हो गया। अब इसकी करते हैं अकाउंटिंग। अच्छा, चूंकि यही सारी मेहनत मैंने 2 चैप्टर्स में करनी है इस्तेमाल, एक तो आईएस 33 में भी करनी है, इसलिए मैं आपको नंबर ऑफ शेयर्स भी बता रहा हूँ। दूसरा ये वाली मेहनत कैश फ्लो में भी मैंने इस्तेमाल करनी है, तो मैं इसलिए ना कैश डिविडेंड की अकाउंटिंग अलग बता रहा हूँ और बोनस की अलग बता रहा हूँ। पूरा पेज नहीं चाहिए, आप वो लाइन पूरा पेज ना लगा लें, 2 एंट्री यहां करनी है, एक यहां करनी है। डिविडेंड कैलकुलेट हो गया ये। अब इस 3 लाख, 6 लाख, 12 लाख की एंट्री क्या होगी वो बताता हूं। डिविडेंड बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। नहीं, डिविडेंड बिजनेस बांट रहा है तो एक एक्सपेंस है? नहीं, प्रॉफिट्स बांट रहे हैं, ओनर्स को प्रॉफिट बांट रहे हैं, एक्सपेंस नहीं है। वो प्रॉफिट है कहां, किस नाम से आ रहा है अभी तक? रिटेन अर्निंग के नाम से। रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग आपको बताया था, ये वो अकाउंट इस्तेमाल होता है, हर साल का कमाया जाने वाला नेट प्रॉफिट रिटेन अर्निंग्स में जमा हो रहा होता है। तो रिटेन अर्निंग्स में वो आ रहे हैं प्रॉफिट्स। जब प्रॉफिट्स बांटेंगे तो रिटेन अर्निंग्स बढ़ जाएंगी, कम हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। क्रेडिट, डेबिट, डेबिट। तो जब बोनस डिविडेंड दिया जाएगा जब बोनस डिविडेंड दिया जाएगा, यानी जब शेयर इशू कर दिए जाएंगे, बोनस डिविडेंड मतलब वो बोनस शेयर्स जो इसलिए इशू कर रहे हैं क्योंकि डिविडेंड की खुशी में इशू कर रहे हैं, बांट डिविडेंड रहे हैं लेकिन शेयर्स की शक्ल में डिविडेंड बांट रहे हैं। तो चूंकि डिविडेंड बांटने से रिटेन अर्निंग्स कम होगी, तो रिटेन अर्निंग हो जाएंगी डेबिट, और बांट किस शक्ल में रहे हैं? शेयर इशू कर रहे हैं, तो शेयर इशू कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, क्रेडिट। ₹6 लाख से रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। प्रीमियम भी आएगा साथ? क्यों नहीं, डिपेंड करता है। प्रीमियम तो तब आता है जब कोई पैसे ज्यादा मिल रहे होते, तो पैसे तो है ही नहीं कहीं, तो ये फेस वैल्यू पे है। अब वो जो कल एक शाख खाली छोड़ी थी परसों, वहां ये फल लगा लें। रिटेन अर्निंग्स डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। बोनस शेयर्स में एक शाख खाली छोड़ी थी, बोनस डिविडेंड की एंट्री, तो ऐसी बस जगह खाली थी इसलिए लिख लें, वरना बता तो ये दिए यहाँ पर, यानी वो कोई अलग नहीं है, वो यही है। लेकिन वहां पर चूंकि मैं इशू ऑफ बोनस शेयर एक कंप्लीट टॉपिक के तौर पे बता रहा था, तो इसलिए वहां भी लिख दी है एंट्री। यहां पर डिविडेंड के तौर पे बता रहा हूं, वहां बोनस इशू के तौर पे बता रहा था, एक ही एंट्री है, ये वही एंट्री है, बस वैसे ही उसको भी कंप्लीट करने के लिए वहां भी लिख लेते हैं। इशू ऑफ बोनस शेयर्स में एक शाख खाली छोड़ी हुई थी, तो आप अगर खाली रहना देना चाहें मर्जी आपकी, नहीं तो यही एंट्री वहां भी लिख लें। वहां मैं बोनस इशू के तौर पे पढ़ा रहा था, यहां मैं डिविडेंड के तौर पे पढ़ा रहा हूं। बहुत ज्यादा फायदा क्यों? तो भाई बिजनेस का अगर कमा रहा है तो वो ना, फिर
अगर बिजनेस कमा रहा है तो ओनर्स के लिए कमा रहा है ना, और क्या करना है। वैसे हम कैश डिविडेंड की अगर बात करें तो वो 2.5 पर शेयर हाँ, यहाँ से 200-300 रुपये बन 200-300 रुपये। सर जैसे 10 रुपये फेस वैल्यू है, लेकिन इस वक्त मार्केट में वैल्यू चल रही है शेयर की 300 रुपये, देखिए 290 रुपये का डिफरेंस है। हाँ बिल्कुल ठीक है, सर ये सारा फायदा नहीं है तो है ना भाई, होना चाहिए ना। बिजनेस प्रॉफिट्स में तो नहीं होना चाहिए शेयर होल्डर को फायदा। जी हाँ जी है? और अगर कैश डिविडेंड हो तो इसका एक लीगल प्रोसीजर होता है। पहले डिविडेंड अनाउंस किया जाता है, डिविडेंड डिक्लेयर होता है, पहले होता है डिविडेंड डिक्लेयर। पहले ऐलान होता है कि मित्रा डिविडेंड बांटने वाले हैं। अच्छा ये यहां भी हो सकता है, लेकिन मैंने चूंकि इन्हीं सारी वर्किंग्स को कैश फ्लो में भी इस्तेमाल करवाना है, तो वहां पर जाके जब इस्तेमाल कराऊंगा तो सिर्फ वो कैश डिविडेंड के लिए पेबल का अकाउंट यूज करवाऊंगा, इसलिए मैंने अभी इसको अलग बता दिया, इसमें पेबल का अकाउंट यूज नहीं करवाया, वरना हो सकता है सिर्फ कैश के लिए मैं इस्तेमाल करवा रहा हूं जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा। अच्छा अगर डिविडेंड ना बांटें यानी ऐलान ही ना करें तो बेशक सारी जिंदगी डिविडेंड ना दे, कोई मसला नहीं। कंपनी सारी जिंदगी डिविडेंड ना दे, कोई मसला नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। कंपनी ने अगर ऑर्डिनरी डिविडेंड नहीं बांटना तो ना बांटे, कोई जबरदस्ती नहीं है। किसी को तकलीफ है तो बेचे शेयर जाए, यानी कोई लीगल जिम्मेदारी नहीं है कंपनी पर डिविडेंड बांटना। लेकिन अगर एक बार कमिटमेंट कर ली तो फिर खुद की भी नहीं सुननी। अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर फिर बांटना पड़ेगा। तो जब भी मैनेजमेंट ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, अब डिविडेंड देना जिम्मेदारी बन गई, तो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और जिम्मेदारी बन गई है डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। यानी 12 लाख रुपए रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, 3 लाख रुपए रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। और कुछ मेरा ख्याल 30 दिन के 40 दिन में बांटना भी होता है। 30 दिन है, 45 दिन है, ना बांटे तो फिर जेल हो जाती है, चीफ एग्जीक्यूटिव को जेल हो जाती है। 5 मिलियन का फाइन भी होता है, 5 साल की भी हो सकती है जेल। तो जब डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो फिर अब जिम्मेदारी है, बांटना पड़ेगा, इसलिए पेएबल बन गया। और कुछ दिनों बाद जब डिविडेंड पे कर देंगे तो ये जो पेएबल बनाया था ये हो जाएगा डेबिट और कैश क्रेडिट। कैश देंगे तो कैश क्रेडिट। हाँ देखें, बोनस डिविडेंड भी जब अनाउंस करेंगे ना तो उसमें भी ऐसी ही एंट्री होगी, रिटेन अर्निंग डेबिट पेएबल क्रेडिट, और जब शेयर इशू कर देंगे तो पेएबल डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। लेकिन मैंने चूंकि डिविडेंड पेएबल का अकाउंट कैश फ्लो चैप्टर पढ़ना उसमें इस्तेमाल कराऊंगा, और वहां पर हम सिर्फ कैश डिविडेंड को इस अकाउंट में लाया करेंगे, इसलिए मैंने अभी से ही इस अकाउंट में लाया ही कैश डिविडेंड। जी जी, तो जब डिक्लेयर देखें, अगर मैं इन एंट्रीज को यहां लगाऊं तो ये कैश डिविडेंड जब डिक्लेयर किया होगा तो पहले ये एंट्री हुई होगी, फिर जब पे किया होगा तो ये एंट्री हुई होगी, 3 लाख के भी और 12 लाख के भी, और वो जो बोनस डिविडेंड है उसकी ये एंट्री हुई। अब पूछो क्या कह रहे थे। क्या दूं? अच्छा इसमें ना एक बातों का दिमाग में एक अजीब सी बात आ जाती है, मुझसे बच्चे पूछ भी चुके हैं, इसलिए हो सकता है आप में से भी कोई हो, कि जब बोनस शेयर्स बांट रहे हैं तो शेयर कैपिटल बढ़ क्यों रहा है?
शेयर कैपिटल तो कम होना चाहिए, उठा के शेयर्स बांट दिए मुफ्त में तो कम नहीं हो गए, शेयर्स बांट दिए तो कम हो गए। तो कोई ढेर नहीं बांट रहे हैं हम, मतलब ऐसा नहीं कोई ढेर पड़ा हुआ था बांट दिया तो वो ढेर कम हो गया। ये बांटना ही शेयर कैपिटल का बढ़ना है, नए शेयर इशू करना ही शेयर कैपिटल का बढ़ना है। तो चाहे शेयर्स मुफ्त में इशू कर रहे हैं चाहे कैश पे इशू कर रहे हैं, शेयर इशू करना का मतलब शेयर कैपिटल बढ़ना। तो इसलिए चाहे मुफ्त में इशू हो चाहे कैश पे इशू हो, शेयर कैपिटल क्रेडिट ही होगा। पूछना है कुछ? फिर मैंने यही पूछा था, वो आंसर मुझे पहले मिल गया था। है जी, कल नहीं अगले वीक में देखता हूँ इंशाल्लाह। क्या करूं भाई बताएं? शैतान, हाँ 2-3 टॉपिक है ध्यान में, एक बॉयज ओनली है, एक शायद शैतान से रिलेटेड, शायद म्यूजिक से रिलेटेड, म्यूजिक टाइमिंग से रिलेटेड, डिविडेंड की टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू टाइमिंग। अगर किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, एकेडमी में सेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं तो फिर मॉर्निंग बैच, इवनिंग बैच, फिर ये नाम रखने पड़ जाएंगे क्योंकि एक टाइमिंग पे सारे सेक्शन नहीं पॉसिबल होंगे, तो फिर 2 शिफ्ट्स के अंदर क्लासेस होनी शुरू हो गई। इसी तरह से जिस बिजनेसेस, जिन फैक्ट्रीज में सारा दिन लेट से काम चलता है तो मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, क्योंकि ज़्यादा है तो फिर शिफ्ट्स में करना पड़ रहा है। तो वो कंपनीज जो डिविडेंड बांटती ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई, या डिविडेंड बांटती ही बस साल में एक दफा है तो ये भी उनके लिए नहीं है। लेकिन अगर एक से ज्यादा डिविडेंड बांटती हैं तो उस लिहाज से डिविडेंड 2 तरह का होता है, एक होता है इंटरिम डिविडेंड और एक होता है फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। अच्छा, डिविडेंड किस चीज में से बांट रहे हैं? रिटेन अर्निंग में से। जाहिर है वही बिजनेस डिविडेंड बांटता होगा जो प्रॉफिट कमाता होगा, और बांट बेशक रिटेन अर्निंग से रहे हैं, लेकिन अगर कोई बिजनेस हर साल प्रॉफिट बांट रहा है तो शायद वो हर साल के प्रॉफिट को देख के खुश होकर डिविडेंड बांटते हैं। दोबारा, बिजनेस जब डिविडेंड बांट रहा है तो वो रिटेन अर्निंग्स की डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन अगर हर साल प्रॉफिट बंट रहे हैं, नहीं, अगर हर साल डिविडेंड बंट रहा है तो फिर शायद वो रिटेन अर्निंग्स में से बांटने की बजाय हर साल के प्रॉफिट को देख के फिर डिविडेंड बांटते हैं। नहीं, ये समझा नहीं सका बात। रिटेन अर्निंग्स हैं बहुत ज्यादा, कभी भी अचानक कंपनी का मूड हुआ चले डिविडेंड बांटते हैं, तो रिटेन अर्निंग्स की तरफ देख के फैसला करेंगे कि कितनी अर्निंग्स हैं, चलो इतना डिविडेंड बांट देते हैं। लेकिन अगर हर साल डिविडेंड बांट रहे हैं तो हर साल प्रॉफिट आता है, डिविडेंड बांटते हैं, प्रॉफिट आता है, डिविडेंड बांटते हैं, तो फिर कंपनी फैसला प्रॉफिट को देख के भी करती होगी। चूंकि हर साल डिविडेंड बांटा जा रहा है तो फिर डिविडेंड की पहचान बनानी पड़ेगी। जैसे हर साल एग्जाम्स होते हैं तो 2021 अटेम्प्ट, 2022 अटेम्प्ट, 2020 अटेम्प्ट, और साल में 2-2 दफा हो रहे होते हैं, तो स्प्रिंग 21 अटेम्प्ट, ऑटम 21 अटेम्प्ट, तो साल का नाम पहचान के तौर पे लगाना पड़ रहा है ना साथ, क्योंकि हर साल पेपर हो रहे हैं। या तो जिंदगी में एक दफा पेपर होने होते तो फिर साल के नाम लगाने की जरूरत नहीं थी, हर साल है। जिस तरह कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के अंदर भी होता है कि ये 2010 सेशन है, 2011 सेशन है, तो चूंकि हर साल सेशन शुरू हो रहा होता है तो ईयर की पहचान लगा दी जाती है। तो इसी तरह जब कंपनी हर साल डिविडेंड बांटती है तो एक तो डिविडेंड को साल की पहचान लगाई जाएगी, 2020 का डिविडेंड, 2021 का डिविडेंड, 2022 का डिविडेंड, और साल में 2-2 दफा, तो ईयर का नाम साथ लगाने के अलावा इंटरिम और फाइनल का भी नाम साथ लगाया जाए। 2021 का फाइनल डिविडेंड, 2019 का इंटरिम डिविडेंड, 2020 का इंटरिम डिविडेंड, 2020 का फाइनल डिविडेंड, तो एक तो ईयर का नाम साथ लगेगा और एक इंटरिम या फाइनल का नाम साथ लगेगा। फिर से
वो कंपनीज जो हर साल डिविडेंड बांटती हैं, तो उनको हर साल डिविडेंड बांटने की वजह से डिविडेंड के साथ साल का नाम लगाना पड़ेगा कि ये कौन से साल का डिविडेंड बांटा है। और दूसरा, अगर साल में 2-2 दफा डिविडेंड बांट रहे हैं तो डिविडेंड बांटते हुए फिर 2 नाम साथ लगाने पड़ेंगे, एक साल का नाम और एक इंटरम या फाइनल का। ये बात समझ आई? डिविडेंड हर साल बांटना है तो उसकी पहचान के लिए साल का नाम भी लगेगा, और डिविडेंड साल में 2-2 दफा बांटना है तो साल के नाम के साथ इंटरम या फाइनल का वर्ड भी लगेगा। इंटरम डिविडेंड वो होता है जिस साल का ये डिविडेंड है उस साल के दरमियान में ही बांट दिया जाता है। जिस ईयर से ये रिलेट करता है उस ईयर के दरमियान में ही बांट दिया जाता है। ड्यूरिंग द ईयर से मुराद है नॉर्मली मिड ऑफ ईयर, यानी अगर जनवरी से दिसंबर ईयर है तो जुलाई में कहीं बांटा जा रहा होगा। नॉर्मली मिड ऑफ ईयर। किसी भी साल का इंटरम डिविडेंड वो होगा जो उस साल के दरमियान में ही बांट दिया जाएगा। किस साल में? जिससे वो रिलेट कर रहा है। यानी 2019 का इंटरम डिविडेंड कब बंटेगा? 2019 में। 2017 का इंटरम डिविडेंड 17 में ही। 2021 का इंटरम डिविडेंड 2021 में ही, और वो भी तकरीबन दरमियान में। फाइनल डिविडेंड वो होता है वो जिस साल से रिलेट कर रहा है, नाम से ही लग रहा है फाइनल, साल के एंड के भी बाद, क्योंकि पूरा साल एंड होगा, प्रॉफिट्स कैलकुलेट होंगे, फिर डिविडेंड बांटेंगे, तो बांटते बांटते अगला साल का शुरू आ चुका होता है। तो ये जिस साल से रिलेट कर रहा है उसके एंड के बाद। एंड के बाद का मतलब ये हुआ एट स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर। बाय डिफॉल्ट ऐसा ही है, वरना हो सकता है कि 2021 का फाइनल डिविडेंड 2021 के दिसंबर में ही बांट दें, हो सकता है। बाय डिफॉल्ट ऐसा है। इस चैप्टर के लिए कम से कम ये ऐसे ही है। दो 2022 का फाइनल डिविडेंड कब बटेगा? 2023 में। 2018 का फाइनल डिविडेंड 19 में। 2018 का इंटरम 2018 का इंटरम 18 में। 2020 में फाइनल कौन सा बटेगा? 2020 में फाइनल कौन सा बटेगा? 2019 का। 2021 में इंटरम कौन सा बटेगा? 2021 में इंटरम कौन सा बटेगा? 2021 का। 2020 का फाइनल कब बटेगा? 2020 का फाइनल 21 में। 2016 का इंटरम 16 में। 2018 में फाइनल 2017 का। जी ये रेंट पे? हाँ नहीं, पे ये रिटेन अर्निंग में से ही होता है। वो तो मैं वैसे कह रहा था जब हर साल है तो उसको कुछ नाम लगाना पड़ता है साथ। पे रिटेन अर्निंग से हो रहा है, प्रॉफिट से नहीं। वो रिटेन अर्निंग से ही रहा है, तभी तो एंट्री में मैंने रिटेन अर्निंग लिखा था। नोटेड? अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि लाजमी बिजनेस हर साल डिविडेंड बांटे, जरूरी नहीं है कि इंटरम फाइनल दोनों बांटे, लेकिन सोसी के सवालों में हर साल हो रहा होता है, क्योंकि सोसी के सवालों में मुश्किल काम ही ये होता है डिविडेंड कैलकुलेशन करना, तो इसलिए हर साल हो रहा होता है। फाइनल डिविडेंड इंटरम डिविडेंड दोनों हो रहे होते हैं। हो सकता है किसी में ना भी हो, लेकिन नॉर्मली ऐसा ही हो रहा होता है।
ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ऑर्डिनरी डिविडेंड वाली बात खत्म हो गई, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। है जी, आज नहीं क्या आज नहीं? नहीं तो आपको क्या लगे एक्स्ट्रा क्लास से? आपने कौन सा आना होता है? आज की क्लास ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। है जी, इसकी मिसाल ऐसे समझ लें कि अच्छा अगर तो पैसे होते ही नहीं या थोड़े से होते हैं फिर तो जेब भी एक ही है, वरना अगर थोड़े से ज़्यादा पैसे होते हो तो एक सेफ तरीका ये है कि जहां पर पैसे रखते हैं वॉलेट में, अगर कुछ पैसे किसी और पॉकेट में भी रख लेने चाहिए, या अगर वॉलेट में भी मेन पे रख रहे होते हैं तो कुछ जिप के पास अलग पॉकेट में भी रख लिया करें। अच्छा अगर इस तरह कर लें कि एक से ज़्यादा जगह पैसे रख लें तो फायदा क्या है इससे? है चोरी? अच्छा नहीं, ऐसे पैसे अलग अलग नहीं रखेंगे। इसकी एक मसला हो सकती है रिजर्व रखना। जैसे अगर जहां पैसे लेट से अगर इस पॉकेट में पैसे रखे होते हैं और यहीं से निकाल के खर्च करते हैं तो खर्च हो जाएंगे और सारे खत्म भी हो जाएंगे, लेकिन एहतियात के लिए कुछ पैसे यहां से निकाल के किसी और पॉकेट में रख लें, कभी जरूरत पड़ी और यहाँ पैसे खत्म हो गए हुए तो दूसरी पॉकेट में होंगे, तो रिजर्व है ये। तो जनरल रिजर्व भी समझ लें तकरीबन इसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि रिटेन्ड अर्निंग्स में से एक अमाउंट, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स में पड़ी होगी, डिविडेंड ही बांट के खत्म ना कर दें कहीं, तो कुछ अमाउंट, कैश नहीं कह रहा, कुछ अमाउंट, जस्ट रुपीस, एक अकाउंट डेबिट दूसरा अकाउंट क्रेडिट, कुछ अमाउंट रिटेन्ड अर्निंग्स से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये कोई लॉ रिक्वायर नहीं करता, बस बड़े बूढ़ों की प्रैक्टिस है, इसलिए इसको एक नॉन स्टैट्यूटरी रिजर्व भी कहते हैं। नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब है कि ये कोई लॉ नहीं रिक्वायर कर रहा, बस वैसी ही चल रही है प्रैक्टिस। ये नॉन स्टैट्यूटरी है। क्या? जनरल रिजर्व में हाँ हाँ, बिजनेस को ग्रो करने के लिए कैसे? स्पेंड नहीं वो तो मुझे ग्रो करने का मतलब पता है, लेकिन कैसे इनमें रखे क्या होगा? क्या चीज? हाँ हाँ, इस तरह के रिजर्व्स पढ़ेंगे उसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, नॉन प्रॉफिट में पढ़ेंगे इस तरह के रिजर्व्स। हैं जी? नहीं, तो जनरल रिजर्व्स नाम का एक अकाउंट होता है, ये एक नॉन स्टैट्यूटरी रिजर्व है जिसमें कैश रखने की बात नहीं हो रही, बस एक अमाउंट है जो रिटेन अर्निंग से निकाल के, ये ना हो कि डिविडेंड बांटते बांटते खाली कर दें रिटेन अर्निंग्स, तो कुछ अमाउंट रिटेन अर्निंग से हटा लेते हैं। नॉन स्टेशनरी का है जी? स्टेशनरी जो
स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूट लॉ होता है ना, तो नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब है क्योंकि लॉ नहीं रिक्वायर कर रहा, वैसी बस प्रैक्टिस है। और इसके लिए कोई लॉ रिक्वायर नहीं कर रहा, ये मैनेजमेंट की मर्जी है। आपको इसकी टेस्टिंग ऐसे होगी कि आपको इसकी अकाउंटिंग आनी चाहिए, यानी इसमें अमाउंट ट्रांसफर कैसे करनी है ये आपका काम है। रिटेन अर्निंग से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करनी है, और ये दोनों नाम मैंने रेवेन्यू रिजर्व्स के नाम से ही बताए थे। क्या एंट्री होनी चाहिए? रिटेन अर्निंग से जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करना है, रिटेन अर्निंग्स डेबिट, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, ऐसे ही है। जनरल रिजर्व बस यही है, जनरल रिजर्व वाली बात बस खत्म। इसका जिक्र सिर्फ इसलिए यहाँ किया है ताकि आपको ये भी रिकॉल करना हो, क्योंकि इस चैप्टर में रिवैल्यूएशन सरप्लस भी आना होगा। तो ये वही है जो आपको I16 में ऑलरेडी बता चुका हूँ, बस जिक्र इसलिए कर दिया ताकि इस चैप्टर में ये भी है। क्या क्या होता था इसमें? मूवमेंट इन सरप्लस भी इनफैक्ट जो बनाते हैं, रिवैल्यूएशन ड्यूरिंग द ईयर हो रही होती है और ट्रांसफर हो रहा होता है। तो बस जो पहले पढ़ा हुआ यही सरप्लस में यही है। रिटेन्ड अर्निंग्स और सरप्लस के बारे में एक और चीज सुन लें, ये एक पॉइंट और है, वो बस एक पॉइंट ट्रांजैक्शन में बताना, उसके बाद फिर सोसी का फॉर्मेट और सवाल बताऊंगा। उससे पहले ना एक सरप्लस और रिटेन अर्निंग के बारे में एक चीज जान लें। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसके बाद अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। इसमें कौन से गेन लॉस आते हैं? जो P&L नहीं है, जो इनकम और एक्सपेंस नहीं है, जिसमें आपके सिलेबस में एक ही चीज है और वो है रिवैल्यूएशन गेन या फिर लॉस है जी। वो तो एक्सपेंस है। इसकी पहचान क्या बताई थी सवाल करने के लिए? अगर डबल एंट्री से याद रखना है तो ये वो अमाउंट है जो फॉर द ईयर रिवैल्यूएशन की एंट्री में डेबिट क्रेडिट हो रहा है सरप्लस, ये वो फिगर है।
और अगर वो टेबुलर वर्किंग से याद रखना हो तो रिवैल्यूएशन की लाइन के सामने जो सरप्लस कॉलम में फिगर लिखी हुई थी ये वो फिगर है, ये पोर्शन P&L कहलाता है। ये सारा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और पैट में ये OCI ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये मैंने इसको 3 को क्लास में पहले शायद बताया था, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। शायद मंडे वाली क्लास में, पता नहीं। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ये होती है। बैलेंस शीट में, यानी बैलेंस शीट में इक्विटी में, ये जो बात आपको बता रहा हूं ना, ये फिलहाल मेनली नॉलेज के लिए है कि इसको प्रैक्टिकली करना कैसे है, यही सोसी के अंदर यही सिखाना है आपको। बैलेंस शीट में SOFP में इक्विटी ग्रुप में कैपिटल आ रहा होगा, प्रीमियम आ रहा होगा, ये 2 दिन पहले नाम लिखाए थे सारे। रिवैल्यूएशन सरप्लस हो सकता है, जनरल रिजर्व हो सकता है। कंपनी की इक्विटी में बहुत सारे नाम आ रहे होते हैं। बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट इक्विटी में ये काफी सारे नाम आ रहे होते हैं, और एक रिटेन अर्निंग का नाम जरूर होगा। ये काम मैं बता रहा हूं कि मैं सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं, करना कैसे है वो सोची है। हर साल SOCI में से आने वाला पैट बैलेंस शीट में किस लाइन आइटम में ऐड हुआ करेगा, रिटेन अर्निंग्स में। ये रिटेन अर्निंग में आके ऐड हुआ करेगा। जिस तरह सोल ट्रेडर में बचपन में आपने जो फाइनल अकाउंट्स पढ़े, नेट प्रॉफिट क्या करते हैं उसके साथ, कैपिटल में ऐड करते हैं ना। हर साल वो कैपिटल में जाके ऐड होता जाता है, तो कैपिटल में वो एक्यूमुलेट हो रहा होता है। हर साल का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो रहा होता है। कंपनी में हर साल का प्रॉफिट रिटेन अर्निंग्स में ऐड होता जाता है, इसलिए इसको रिटेन अर्निंग्स कहते हैं। पैट, ये पैट, ये वाला पैट, ये रिटेन अर्निंग में जाएगा। और जो OCI है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, आपके सिलेबस में चूंकि यही है तो इससे रिलेटेड कौन सा रिजर्व है यहां, तो ये फिगर यहां पर जाके ऐड हुआ करेगी। हर साल ये सरप्लस में ऐड होता जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से आने वाला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बैलेंस शीट में रिटेन अर्निंग्स में जाके ऐड होता जाता है हर साल। और ये जो OCI में लिखी हुई चीज है ये अपने से रेलिवेंट रिजर्व में चली जाती है। आपके सिलेबस में चूंकि है ही यही, तो इसका रेलिवेंट रिजर्व ये है। बाकी 1-2 नाम और हो सकते हैं सवालों में जो बेशक आउट ऑफ सिलेबस हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपसे टेस्ट हो सकता है कि OCI में जो भी लाइन आइटम लिखी हुई है फॉर द ईयर, वो बैलेंस शीट में कहां जाएगी, अपने से नहीं, पैट है जो रिटेन अर्निंग्स में जाना है। OCI में जो लाइन आइटम लिखी हैं वो बैलेंस शीट में कहां जानी, अपने से रेलिवेंट रिजर्व में। आपके सिलेबस में चूंकि है ही सिर्फ रिवैल्यूएशन गेन लॉस की लाइन, इसका रिस्पेक्टिव रिजर्व कौन सा है, सरप्लस, तो इसलिए ये फिगर हर साल इसमें ऐड होती जाएगी। वैसे सोसी में आपसे कोई आउट ऑफ सिलेबस लाइन टेस्ट हो सकती है, हो सकता है OCI में आपको कोई ऐसा नाम लिखा मिल जाए जो आपके स्कोप का ना हो, लेकिन आपसे चूंकि सोसी में बस इतना टेस्ट हो रहा है कि इस OCI में लिखी लाइन का क्या करना है, तो क्या करना है उसका, अपने से रिलेटेड रिजर्व में जाके उसमें ऐड हो रहा है। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से आने वाला पैट रिटेन अर्निंग में आके ऐड होता है, और जो OCI आइटम्स हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव रिजर्व्स में आके ऐड होती है। बस एक चीज और बतानी है और उसके बाद फिर इसका मैं आपको सवाल कराऊंगा। कल की थी कोई बात, बुजुर्गों वाली बात थी। हाँ जी, पढ़ाई आज खत्म, अभी अभी अभी, आज नहीं, अभी की खत्म।
अच्छा, नाशुक्री नाशुक्री की वजह क्या होती होगी? मतलब जो नाशुक्रे होते हैं, और ये बात सिर्फ अल्लाह की नेमतों की नहीं, वैसे भी हम मतलब इंसान अगर किसी दूसरे के लिए कुछ कर रहा है और दूसरा वाला उसका कोई थैंकफुल नहीं है, तो उसकी रीज़न क्या होती होगी? है किस चीज़ की कदर नहीं कर रहे? हाँ जी, हाँ, जो चीज़ मिल रही है उसकी कदर नहीं हो रही, वैल्यू नहीं कर रही वो चीज़, क्यों खुश नहीं हो रहा उस पर? हाँ, क्योंकि उसको लग रहा है कि नहीं, मुझे से बेहतर मिलना चाहिए था। ये तो मसले वाली बात है। इंसान को चीज मिल रही हो, बंदे को सब ध्यान होता है और चीज की कदर नहीं कर रहा होता है। अच्छा चल ठीक है। क्योंकि इंसान को लग रहा होता है कि जो उसको मिला है इससे और बेहतर मिलना चाहिए था, और इसी नाशुक्री से रिलेटेड एक चीज होती है हसद। ये क्या होता है? नहीं, बोगस डिफरेंट चीज है। जो दूसरे के पास है मेरे पास नहीं है, ये तो चले है, लेकिन उसके पास क्यों है? उसके पास भी नहीं होना चाहिए। ये जो नेगेटिव जज्बा, ये हसद है। ये तभी हो रहा होगा अगर हम जो हमारे पास है उसकी कदर करने की बजाय जो नहीं है उस पर रो पीट रहे होंगे। इससे फिर नाशुक्री भी बन रही है, सबसे बात कर रहा होता हूं यार, और से हसद भी बन रहा है। तिरमिज़ी 2513, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे लोगों की तरफ देखो जो दुनिया के मालो बाप के लिहाज से तुमसे कमतर हों, और उनकी तरफ ना देखो जो मालो दौलत में तुमसे बढ़कर हो। ना देखो का मतलब है मतलब टारगेट करना, या इस तरह ज्यादा लायक है, यानी ज्यादा चांसेस बात के कि फिर तुम अल्लाह की उन नेमतों की ना कदरी ना करो जो उसकी तरफ से तुम पर हुई है। जैसे हमारे पास जो है, अगर हम उन लोगों को देखेंगे जिनके पास हमसे ज्यादा फैसिलिटीज हैं, तो चूंकि हम उन लोगों को देख रहे होंगे जिनके पास ज्यादा फैसिलिटीज हैं, तो ना शुक्रिया आ रही होगी दिमाग में, दिल में। लेकिन उन लोगों को देखेंगे जिनके पास वो भी नहीं है जो हमारे पास है, तो फिर शुक्रगुजारी आना शुरू हो जाएगी। यानी अगर कोई इस बात पे परेशान है कि मतलब टांग में दर्द क्यों है या जूता पाँव में क्यों नहीं है, तो कई ऐसे भी होंगे जिनके पास वैसे ही जूता नहीं हो, जिनके पाँव ही नहीं होंगे। कई ऐसे भी होंगे, अगर आपको ये मसला है कि आपको जो खाना मिला है आज वो अम्मी ने आपकी पसंद का नहीं पकाया है, तो कई ऐसे भी होंगे जिनको खाना ही नहीं मिल रहा होगा। अगर आपको कोई फल नहीं पसंद है जो घर में आ गया है और आप उस पर मुंह बना रहे हैं, तो फल क्या, कईयों को रोटी भी नहीं नसीब होती होगी। अगर आपको किसी कपड़े पे एतराज है कि कपड़ा ये अच्छा नहीं है, तो कई होंगे जो पता नहीं कितने अरसे के लोगों के बिल्कुल उतरे हुए कपड़े कब तक जब तक फट के नहीं गिर जाते होंगे तब तक पहनते होंगे। तो अगर हम देखेंगे ना अपने से कम वाले लोगों को, फिर चांसेस हैं कि हम अल्लाह की नेमतों की नाकदरी नहीं करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।